हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th का मैथ्स का चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 जो है उसका नाम है मैट्रिसेस। मैट्रिसेस एक ऐसा चैप्टर है जो ना ही प्रीवियस क्लासेस से रिलेटेड है और ना ही अदर चैप्टर से रिलेटेड है। तो आप इस चैप्टर को अगर फर्स्ट में ये चैप्टर पढ़ रहे हैं तो आप इजीली इसको पढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। या इधर कैंटोर का एक कोट भी है कि द एसेंस ऑफ मैथमेटिक्स लाइज इन इट्स फ्रीडम। जो मैथमेटिक्स की समरी है वो इसकी फ्रीडम में लाई करती है। हाँ, हम किसी भी मैथमेटिक्स के टॉपिक को या चैप्टर को फ्रीली पढ़ सकते हैं क्योंकि वो एक दूसरे से पे डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट होते हैं सारे टॉपिक्स। अब बात करते हैं इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन की। तो इंट्रोडक्शन है, द नॉलेज ऑफ मैट्रिसेस इज़ नेसेसरी इन वेरियस ब्रांचेज ऑफ मैथमेटिक्स। जो मैट्रिसेस हैं उसका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और हाँ, ये जैसे ये चैप्टर जो है ये 12th में ऐड हुआ है, तो इससे पहले हमने ये चैप्टर नहीं पढ़ा, लेकिन अब 12th के बाद में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर आप अदर हायर मैथ्स में कुछ भी करते हैं तो फिर ये चैप्टर आपको सब जगह मिलेगा। तो आपको मैट्रिसेस का जो बेसिक नॉलेज है वो होना चाहिए। इसके बाद में आपको इसके एडवांस आगे का ही बताया जाएगा, ये नहीं है कि आपको फिर से बेसिक से स्टार्ट होगा सब कुछ। तो आप यहीं से अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, ये बेनिफिशियल भी रहेगा। अब पढ़ते हैं कि हम 12th में इस चैप्टर का हमारे लिए क्या यूज़ है। तो हम इसमें पढ़ेंगे सिंपल मेथड्स ऑफ सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। वैसे तो ये चैप्टर, ये जो टॉपिक है जो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का, ये हम क्लास 10th में पढ़ चुके हैं, जिसमें हमको 3 मेथड्स दे रखे थे और उन मेथड से हमको इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ती थी, या फिर हम ग्राफिकली सॉल्व करते थे जिसमें इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते थे, फिर बताते थे यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है। तो जिसमें कंस्टेंट और इनकंसिस्टेंट वाला होता था, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो वो जो चैप्टर है क्लास 10th का वो अब हम क्लास 12th में पढ़ेंगे, लेकिन वैसे नहीं ग्राफ से और इक्वेशन से। अब हम पढ़ेंगे इसको मैट्रिसेस के फॉर्म में। इसके अलावा भी मैट्रिसेस के बहुत सारे यूज़ हैं जो हमारे हायर आगे काम आएंगे मतलब। तो इसके लिए जैसे मैट्रिक्स नोटेशन एंड ऑपरेशंस आर यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट प्रोग्राम्स फॉर पर्सनल कंप्यूटर, ये एक यूज़ है। इसके अलावा फिजिकल ऑपरेशन सच एज मैग्निफिकेशंस also need in cryptography. Mathematical tool is not only used in certain branches of sciences. और इसके अलावा जेनेटिक, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, मॉडर्न साइकोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, इसमें भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। अब इसके बाद में हमारा जो मेन टॉपिक है वो है मैट्रिक्स। अब इस पे ही आते हैं मैट्रिक्स। सबसे पहले जो मैट्रिक्स है इसकी डेफिनेशन देने से पहले देखेंगे इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो इसको रिप्रेजेंट करने का एक नॉर्मल सा तरीका है, इसको एक ब्रैकेट के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। ब्रैकेट कुछ ऐसा होता है इस तरीके से। इस ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट्स होते हैं बट वो एक फॉर्म में होते हैं, वो देखते हैं किस फॉर्म में होंगे, कैसे होंगे। तो सबसे पहले इस बुक की एक एग्जाम्पल से चलते हैं, जिसमें राधा नाम की एक लड़की है, उसके पास में 15 नोटबुक्स हैं। तो इसको अगर रिप्रेजेंट करना है, इस 15 को रिप्रेजेंट करेंगे हम इस तरीके से। ये रहा इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका। इसमें 15 को कैसे करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे और इसके अंदर लिखेंगे 15, ठीक है। अगर हमारे अभी तो ये 15 नोटबुक एक ही कुछ था, तो अभी अगर उसको थोड़ा आगे करते हैं, जैसे राधा हैज़ 15 नोटबुक्स एंड 6 पेन्स। अब इसके पास 15 नोटबुक्स भी हैं और 6 पेन्स भी हैं। तो इसको अब मैट्रिक्स के फॉर्म में कैसे लिखेंगे वो देखते हैं। तो इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखने के लिए मैट्रिक्स बनाएंगे। पहले लिखेंगे 15, फिर उसके बाद में थोड़ा सा गैप, फिर उसके बाद में 6 और फिर ये मैट्रिक्स ऐसे। तो ये हो गया मैट्रिक्स का फॉर्म, ठीक है। अब ये सिर्फ हम रिप्रेजेंट करने का तरीका देखें अभी हम कि कैसे रिप्रेजेंट करते हैं मैट्रिक्स को। अब इसके आगे हम देखेंगे कि जो मैट्रिक्स होती है उसकी डेफिनेशन क्या होती है, या फिर इसके आगे क्या इसका यूज़ हो, सब कुछ देखेंगे अभी। तो नेक्स्ट चलते हैं हम सेकंड पे। ये हमारे बुक में कुछ दे रखा है, देखते हैं इसको कैसे रिप्रेजेंट कर रखा है इन्होंने। तो अभी जो हमने किया है तो उसमें क्या है कि राधा के पास में 15 नोटबुक्स हैं एंड 6 पेन्स हैं। तो हो सकता है राधा के अलावा कोई और भी हो, जैसे सिमरन, नेहा, कोई भी हो, तो उनके पास भी जैसे नोटबुक एंड पेन्स हैं।
तो वो जो डाटा हमारे पास है इन लोगों का, उसको मैट्रिक्स के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो देखते हैं। तो उसके लिए मैं आपको एक, वैसे तो इसमें दे रखा है कि 15, 10 एंड 13 नोटबुक्स हैं, और 15, 10 एंड 13 तो नोटबुक्स हैं, एंड 6 to 5 पेन्स हैं। तो इसको जब इन्होंने मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखा तो ये तो हो गया मैट्रिक्स नोटबुक्स का डाटा, और ये हो गया पेन्स का डाटा। तो इस तरीके से हमने एक मैट्रिक्स डिफाइन कर दी। लेकिन मैट्रिक्स को सिर्फ एक तरीके से ही नहीं डिफाइन कर सकते, इसको और भी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैं बताती हूँ, अरेंजमेंट दो तरीके से हो सकता है। अरेंजमेंट एक तो ये हो सकता है कि हमारे पास में नोटबुक हो और पेन हो, उसको तो हम ऐसे लिखें, और जो पर्सन है उनको ऐसे लिखें। फिर हमारे पास जो बनेगा वो कलेक्शन कुछ इस तरीके से बनेगा, फिर और उसकी मैट्रिक्स की फॉर्म कुछ इस तरीके से होगी। और जब हम इसको अलग तरीके से करेंगे, अलग मतलब जब हम इसको अरेंजमेंट को इधर नोटबुक एंड पेन हो और इधर पर्सन हो, तो फिर ये जो डाटा है ये इस तरीके से डिफाइन होगा। और इस तरीके से डिफाइन होगा तो हम जब मैट्रिक्स की फॉर्म लिखते हैं तो ऐसे ही लिखते हैं जैसे ये इसके अंदर लिखे हुए हैं टेबल में, वैसे की वैसे ही। 10 and 6 है तो ये 10 and 6, फिर 15 and 4 तो 15 and 4, फिर 20 and 5 then 20 and 5। इसमें क्या है, 10, 15 and 20 then 10, 15 and 20, 6, 4 and 5 then 6, 4 and 5। तो अरेंजमेंट ऐसे दो तरीके से हो सकता है। तो ये जो अरेंजमेंट है ये हमें इक्वेशन से पता चलेगा, कि इक्वेशन को देख के ही हम बता सकेंगे कि अरेंजमेंट किस तरीके से होगा। तो अब सबसे पहले बात करते हैं हम नेक्स्ट पेज की, थर्ड। इसमें क्या है कि हमने अरेंजमेंट तो देख लिया कि दो तरीके से हो सकता है, लेकिन इस अरेंजमेंट को करने के बाद में हम हर एक एलिमेंट को कैसे, मतलब बोलेंगे क्या उन एलिमेंट्स को। जैसे ये जो है 15 and 6 ये एक रो है, 10 and 2 ये भी एक रो है, एंड 13 and 5 ये भी एक रो है। तो ये जो रो है तो इनको ऊपर से ऐसे बोलते हैं ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, एंड ये थर्ड रो है। तो ऐसे करके इसमें 3 तो रोज हैं। अब कॉलम की बात करते हैं। कॉलम की बात करें तो 10, 15 एंड 13 जो वर्टिकल लाइन होती है वो, ये वर्टिकल लाइन है, ये फर्स्ट कॉलम है, और ये वर्टिकल लाइन है तो ये सेकंड कॉलम है। तो इस तरीके से इसमें 3 हॉरिजॉन्टल है और 2 वर्टिकल हैं, 2 वर्टिकल हैं। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं इनको बोलते हैं रोज, और जो वर्टिकल लाइंस हैं उनको बोलते हैं कॉलम। गॉट इट। अब इसके आगे देखते हैं, ये मतलब बेसिक ही है इसके अंदर। अभी हम रो एंड कॉलम की बात कर रहे हैं, रो एंड कॉलम होता क्या है। तो रो और कॉलम देख लिया क्या होता है। जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं उनको रो बोलते हैं, और जो वर्टिकल लाइन होती हैं उनको हम कॉलम बोलते हैं। ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि इसमें एनसीईआरटी की बुक में क्या दे रखा है। तो अब इस अरेंजमेंट की बात करें, जो हमें अरेंजमेंट दे रखा था उसके अंदर ये देखिए, ये मैट्रिक्स की कोई वो नहीं है, डेफिनेशन एकदम एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है ये, बट इसको भी डेफिनेशन मानते तो नहीं, लेकिन आपकी ये अंडरस्टैंडिंग के लिए है। एन अरेंजमेंट और डिस्प्ले ऑफ द अबव काइंड इज कॉल्ड ए मैट्रिक्स। जो हमने अभी एग्जाम्पल्स किए थे और जो हमने अरेंजमेंट दिखाया है आप लोगों को, वो जो अरेंजमेंट होता है उन ब्रैकेट्स के अंदर, उसी को हम मैट्रिक्स बोलते हैं। अब इसकी डेफिनेशन दे रखी है। अब डेफिनेशन क्या है, ए मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। अब ये क्या है, रेक्टेंगुलर एरे, एरे मतलब लाइन की तरह ही है, नंबर ऑफ फंक्शंस। अब ये देखते हैं इक्वेशन से रेक्टेंगुलर एरे जो बनते हैं, अब ये देखिए, ये है एन अरेंजमेंट और डिस्प्ले ऑफ द अबव काइंड इज कॉल्ड ए मैट्रिक्स। जो हमने ऊपर अरेंजमेंट किया है, जो मैट्रिक्स के फॉर्म में ब्रैकेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स लिखे हैं, तो ये जो रिप्रेजेंटेशन हमने की है उसी को हम मैट्रिक्स बोलते हैं। अब ये एक छोटी सी डेफिनेशन दे रखी है मैट्रिक्स की, बट इतने काम की नहीं है ये, बस हमें तो मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन देखना है कि कैसे रिप्रेजेंट करते हैं मैट्रिक्स को।
सबसे मेन बात है वी डिनोट मैट्रिसेस बाय कैपिटल लेटर्स। कैपिटल लेटर्स जैसे समझ लो कि मैंने एक मैट्रिक्स बना दी है, तो अगर मुझे इस मैट्रिक्स का नाम देना है तो मैं इस मैट्रिक्स को ऐसे नहीं बोल सकती कि ये ए मैट्रिक्स है, नहीं, हम इसको कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी ऐसे ही रिप्रेजेंट करेंगे। और आप ये भी देख सकते हो कि अब देखो इसको कैसे लिख रखा है, ये रो वाइज एंड ये कॉलम वाइज, ऐसे करके मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन होता है, 3 रोज 3 कॉलम्स, ऐसे करके मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन होता है। अब ये जो रो और जो कॉलम बता रही हूँ, अब इसी को ही बस थोड़ा डिफाइन करके लिख रखा है कि हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑफ एलिमेंट्स आर सेड टू बी कॉन्स्टिट्यूट रोज एंड जो वर्टिकल लाइंस ऑफ एलिमेंट्स होती हैं उनको बोल रखा है कॉलम्स। ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं इनको रोज और जो वर्टिकल लाइंस हैं उनको कॉलम्स। ये थोड़ा मैट्रिक्स के बेसिक्स हैं, ये आपको बस लाइंस ही तो है, इनको रोज एंड कॉलम्स बोलते हैं, तो ये आपको देखना होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है ये देखते हैं। वैसे तो बहुत सिंपल सा है, लेकिन अब ऑर्डर क्या होता है देखते हैं। जो हमारी रोज़ हैं उनको बुक्स के अंदर कोई ना कोई नाम से ऐसे लिख देते हैं, तो यहाँ पर जो रोज़ हैं उनको लिख रखा है यहाँ पे एम से। कौन सा वाला एम? स्मॉल वाला एम रोज़। कौन सा? अब हम देखते हैं ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स का ऑर्डर रोज और कॉलम पर डिपेंड करता है। यहाँ पर ए मैट्रिक्स हैविंग एम रोज एंड एन कॉलम्स, मतलब एम तो उसके पास में क्या है? रोज, एंड एन क्या है उसके पास में? कॉलम्स, इज कॉल्ड ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम क्रॉस एन। मतलब रोज को मल्टीप्लाई कर दो कॉलम से, तो वो क्या हो जाएगा? मैट्रिक्स का ऑर्डर। क्या हो जाएगा? मैट्रिक्स का ऑर्डर। जैसे कि समझ लो 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो 2/3 इसका क्या हो जाएगा? ऑर्डर हो जाएगा। इसको ये भी देख सकते हो सिंपली एम क्रॉस एन मैट्रिक्स। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि जैसे ये 2x3 की मैट्रिक्स है, कोई 2 रोज एंड 3 कॉलम्स है तो 2x3 की मैट्रिक्स है। बट रीड एज एन एम बाई एन मैट्रिक्स। वैसे तो हम इसको बोल सकते हैं 2x3 मैट्रिक्स, बट इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर पढ़ें एनसीईआरटी की बुक के अकॉर्डिंग या किसी भी बुक के अकॉर्डिंग, इसको बोलेंगे 2/3 मैट्रिक्स। 2/3 मैट्रिक्स समझ लो 4 रोज हैं एंड 5 कॉलम्स हैं, तो इसको बोल देंगे 4/5 मैट्रिक्स। 4/5 मैट्रिक्स। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं कि ये जो अरेंजमेंट दे रखा है नीचे, ये क्या चीज़ है? ये इस फॉर्म में क्यों लिखा रखा है इन्होंने? तो ये हम पढ़ते हैं। अब ये थोड़ा बेसिक भी है और थोड़ा जानने के लिए भी है, आपको आना चाहिए ये कैसे लिख रखा है इन्होंने। तो देखते हैं इसको नया। तो आपके सामने जो मैट्रिक्स लिखी होती है उसका कोई ना कोई स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने के लिए हम बेसिकली जब मैट्रिक्स लिखते हैं तो कैपिटल का यूज़ करते हैं, जैसे कैपिटल ए इज इक्वल, कैपिटल ए इज इक्वल, ये तो हो गई मैट्रिक्स। ठीक है, अब ये जो मैट्रिक्स है इसमें जो एलिमेंट्स लिखे जाएंगे वो डिफाइन करते हैं अपनी इक्वेशंस पे। किस पे डिफाइन करते हैं? इक्वेशंस पे। बट जब तक इक्वेशन ना दे रखी हो तो उसका कोई ना कोई स्टैंडर्ड फॉर्म तो मानेंगे। तो वो जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो लिखा जाता है स्मॉल लेटर से, एंड बेसिकली स्मॉल लेटर ए बी सी कुछ भी कर सकते हैं। मैट्रिक्स कैपिटल ए है तो मैं स्मॉल ए का यूज़ कर रही हूँ। अगर मैट्रिक्स को कैपिटल बी से लिखती हूँ तो मैं एलिमेंट्स को स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करूँगी। ठीक है, अब यहाँ पर कैपिटल ए से मैंने मैट्रिक्स को लिखा है तो मैं स्मॉल ए से इस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स लिखने वाली हूँ। अब वो एलिमेंट्स किस हिसाब से होंगे वो देखो। सबसे पहले जो ए है वो तो ऐसे कैसे रहेगा ए। अब इसके जो बॉटम में एक एक न्यूमेरिकल वैल्यू जुड़ती जाएंगी, जैसे A11, A12, A13, A14, A15 ऐसे। नेक्स्ट अब जब हम नेक्स्ट रो में आएंगे तो बनेगा A11 था ना, 21, A22, A23, A24, A25
ऐसे करके। फिर नेक्स्ट आएंगे A31, A32, A33, A34, A35। अब अगर मैं आप लोगों को बोलूँ कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, तो पहले हम रो देखेंगे 1 2 3। कितनी रोज हैं? 3, तो 3 इधर लिखते हैं ऑर्डर को हमेशा मैट्रिक्स के, इधर साइड में, राइट साइड में। मल्टीप्लाई कॉलम देखेंगे तो 1 2 3 4 एंड 5, तो 3 क्रॉस 5, तो 3/5 की मैट्रिक्स सही है, या 3 क्रॉस 4 की, 3 क्रॉस 5 की मैट्रिक्स सही है। ठीक है, तो अब जैसे कि मैं आपको बोलूँ कि थर्ड रो और फर्स्ट एलिमेंट, तो थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट क्या है? A31। क्या है? A31। तो जब आप कोई क्वेश्चन करो या फिर कुछ करो और स्टैंडर्ड में मानना हो कि इस रो का ये एलिमेंट है, तो हम इसको स्टैंडर्ड में ये मान सकते हैं कि वो A31 है। ठीक है, ऐसे ABCD मानने की बजाय A31 है, ऐसे मान सकते हैं। अब हमने बोला है कि जो मैट्रिक्स है उसका बेसिकली जो रो है वो होती हैं M, जो रो होती हैं वो होती हैं M, और जो कॉलम होते हैं वो होते हैं N। क्या होते हैं? N। तो बेसिकली जो M और N है वो रो और कॉलम को बता रहे हैं। तो समझ लो मैं कोई मैट्रिक्स लिख रही हूँ जिसके अंदर M रोज हैं एंड N कॉलम्स हैं। तो उस मैट्रिक्स को लिखने के लिए सबसे पहले मैं स्टार्टिंग करूँगी A11 से। किससे? A11 से। तो A11, फिर A12, फिर A13। अब ऐसे चलता जाएगा, A14, A15, A16। ठीक है, ये चलता रहेगा। फिर साथ ऐसे आएगा A1, फिर कोई भी K वैल्यू, फिर A1 कोई भी अदर वैल्यू, J वैल्यू, फिर नेक्स्ट चलते रहेंगे। फिर अब ये बताओ, ये जो है अपने पास में A11, A12, A13 जो ये हैं, ये क्या है? ये कॉलम ही तो है। ये सारे क्या हैं? ये कॉलम ही तो हैं। तो ये जब ये कॉलम जब फिनिश होंगे तो हमारे पास कॉलम हैं कितने एग्जैक्टली हमारे पास जो कॉलम है वो हैं n। कितने हैं? n। तो हमारा जो लास्ट एलिमेंट होगा इस रो का वो होगा a। जो a है वो तो ऐसे कैसे रहेगा a, और फिर आएगा 1, और जो लास्ट कॉलम है तो कॉलम का आएगा n। क्या आएगा? n। फिर नेक्स्ट आते हैं फिर से, तो A1n हो गया ये इस रो का लास्ट एलिमेंट। जैसे मैंने अब दूसरी रो बनाई, मान लो मेरे को दूसरी रो बनानी है, तो मैं दूसरी रो क्या बनाऊंगी? A21। क्या बनाऊंगी? A21, A21, A22, A23, A24, ऐसे ही डैश डैश डैश, और ऐसे ही AJ के, A2 के, A2, फिर कोई भी एलिमेंट 2 के साथ में ही आएगा, मतलब वो जो आगे आएगा नेक्स्ट वो 2 के साथ में ही आएगा। तो जैसे ही हम इसको भी थोड़ा एंडिंग में जाएंगे इस रो के, तो वो जो बनेगी वो बनेगी A, फिर 2 एज इट इज, एंड ये कॉलम है तो इसमें आएगा लास्ट में n। क्या आएगा? n। अब ये जो मैट्रिक्स है यहाँ से बन भी तो होगी। फिर इसके बाद में बात करते हैं, जैसे कि ये सेकेंड लाइन हो गई। अब जैसे थर्ड लिखेंगे तो 3 1, 4 लिखेंगे तो 4 1, 5 लिखेंगे तो 5 1, 6 लिखेंगे तो 6 1, ऐसे चलता रहेगा। तो टोटल कितनी रोज होती हैं? m रोज होती हैं। कितनी रोज होती हैं? m। तो 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 ऐसे चलता रहेगा। फिर लास्ट में आएगा a, रो ही तो है तो m, a m1, फिर a m2, फिर a m3। ये लास्ट रो है ना, तो इसलिए m से स्टार्ट हो रही है। अब जैसे ही हम इसका एंड लिखेंगे, इसका जो एंड वाला एलिमेंट लिखेंगे इस वाली रो का, तो वो कुछ इस तरीके से होगा। a तो एज इट इज, एंड रो कौन सी है? ये m वाली, लास्ट वाली, और कॉलम भी अपना लास्ट वाला, तो a m n, a m n। और ये जो मैट्रिक्स है इसमें m रोज हैं तो m आएगा इधर ऑर्डर के लिए, और मल्टीप्लाई में कौन आएगा? कॉलम। कॉलम क्या है? n, तो n आएगा इसके अंदर मल्टीप्लाई के अंदर। तो ऐसे करके जब हम m क्रॉस n की मैट्रिक्स बनाते हैं तो वो कुछ इस तरीके से बनती है। जो लास्ट एलिमेंट होता है रो का वो होता है A1n। क्या होता है? A1n।
और जब हम रो का फर्स्ट एलिमेंट लिखते हैं तो वो होता है AM1। और ये जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का सबसे ये जो लास्ट वाला एलिमेंट है ये होता है AMN। क्या होता है? AMN। AMN मतलब मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है ना, उसी की मतलब रिप्रेजेंट करने का तरीका यही होता है इसका। जैसे कि मैं अगर आपको बोलूं कि कोई मैट्रिक्स है जो कि जैसे मैट्रिक्स M है और वो 2x3 की है। किसकी है? 2x3 की। तो इस मैट्रिक्स का जो लास्ट एलिमेंट होगा, रिप्रेजेंटेशन का तरीका होगा A23। क्या होगा? A23। 2 रोज हैं तो 2 रोज बनेंगी और 3 कॉलम्स है तो 1 2 एंड 3 कॉलम्स बनेंगे। ठीक है, 2 रोज एंड 3 कॉलम्स इस तरीके से बनेगी। जो 2x3 है ये क्या होता है? मैट्रिक्स का ऑर्डर। क्या होता है? मैट्रिक्स का ऑर्डर। और ये जो छोटे वाले एलिमेंट हैं स्मॉल लेटर्स में जो हम लिख रहे हैं, ये रिप्रेजेंटेशन होता है मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट्स का। मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट्स का रिप्रेजेंटेशन। अब नेक्स्ट आते हैं इस पे, हमारा 37 पेज जो भी है ये अपना नेक्स्ट आगे वाला चैप्टर, आगे वाला कंसेप्ट। अब हम करते हैं, ये एक नोट है एनसीईआरटी की बुक में। इस नोट को देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। तो सबसे पहले इस नोट पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं, क्योंकि नोट जो है वो ज़रूरी भी हैं, इनसे ही बेसिक छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये जो नोट है वो है कि इन दिस चैप्टर फर्स्ट वी शैल फॉलो द नोटेशन नेमली ए। जब भी वो मैट्रिक्स लिखेंगे तो उसको ए से लिखेंगे और उसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे, जैसे ए है तो इसके अंदर एलिमेंट्स होंगे वो स्मॉल ए से लिखे जाएंगे। किससे लिखे जाएंगे? स्मॉल ए से। और जो रिप्रेजेंटेशन के अंदर हम लिखते हैं ना A11 A12, तो ये जो नंबर्स हम लिखते हैं ना, ये न्यूमेरिकल वैल्यूज, इसको इन्होंने नोट किया है AIJ। अब इधर I भी 1 2 3 4 5 6 और J भी 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके है। तो इसको शॉर्ट में लिख दिया, जैसे ये मैट्रिक्स लिख दी, इसके अंदर लिख दिया AI एंड J। ठीक है, और मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है वो तो डिफाइन है ही। जो रोज होती हैं उनको स्टैंडर्ड में M से लिखते हैं और जो कॉलम्स होते हैं उनको स्टैंडर्ड में N से लिखते हैं। इसलिए इस ऑर्डर को हमेशा फिक्स ही रखते हैं, M क्रॉस N की मैट्रिक्स, M क्रॉस N की मैट्रिक्स। अब थोड़ा सा देखते हैं, ये थोड़ा कुछ ज़्यादा ही इसको देखते हैं, रुको थोड़ा क्लीन करने दो। तो ये जो मैट्रिक्स है इसको कैपिटल लेटर से लिखेंगे, कैपिटल लेटर से लिखेंगे ए से, और इसके अंदर के जो एलिमेंट्स हैं इनको स्मॉल ए से लिखेंगे, स्मॉल ए से। M क्रॉस N है वो स्टैंडर्ड फॉर्म है किसी मैट्रिक्स के ऑर्डर की। तो वी शैल फॉलो द नोटेशन नेमली A टू इंडिकेट दैट A इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर M क्रॉस N। मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर M क्रॉस N। तो ये तो मैंने आपको बताया ही है, जैसे कि किसी भी मैट्रिक्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर ये बताएंगे तो ये M क्रॉस N ऑर्डर ही देंगे। सेकेंड वन क्या है? We shall consider only those matrices whose elements are real numbers। अब ये क्या बात हुई? जैसे ये समझ लो कोई मैट्रिक्स है और इसके अंदर ये वो ही मैट्रिक्स कंसीडर करेंगे जिसके अंदर ये जो वैल्यूज आएंगी ये रियल नंबर आएंगी। अब रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर तो आप 11th में पढ़कर आए होंगे, ये इतनी तो उम्मीद करती हूँ मैं। तो जो रियल नंबर हैं जैसे 2 3 4 5, जो भी काउंटिंग है अपनी, प्लस माइनस वाले इंटीजर्स, होल नंबर्स, जितने भी रियल नंबर्स हैं वो सब। लेकिन इसमें आयोटा वाले वो नहीं आएंगे एलिमेंट्स, क्योंकि वो क्या होते हैं, वो कौन से नंबर होते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। तो यहाँ पर जितनी भी मैट्रिसेस होंगी, जितनी भी मैट्रिसेस, तो वो सारी रियल नंबर होंगी, मतलब जितने भी एलिमेंट्स होंगे उसके अंदर वो सारे रियल नंबर्स वाले ही होंगे। तो अब जैसे ये मैट्रिक्स है, इसमें 0 1 है, तो हम कहीं आयोटा वाली मैट्रिक्स यूज नहीं करेंगे, सीधी सी बात यही है। अब नेक्स्ट करते हैं,
अब इधर इक्वेशंस को तो जैसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर एक लाइन और है कि वी कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट एनी पॉइंट एक्स कोमा वाई इन ए प्लेन बाई ए मैट्रिक्स। अब कोई भी पॉइंट है हमारे पास एक्स कोमा वाई, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में दे रखा है 0,1, 0,1 कोई पॉइंट है तो उसको भी मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे मैंने आपको 15 बताया था सबसे पहले कि 15 को मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखते हैं। तो 15 को जब मैट्रिक्स फॉर्म में लिखूंगी तो इसको लिखूंगी मैट्रिक्स एंड 15 एंड मैट्रिक्स क्लॉज। ठीक है, ये बन गई अपनी मैट्रिक्स। अब वैसे ही मेरे पास 0,1 कोई पॉइंट है और इसको जब मैट्रिक्स फॉर्म में लिखूंगी तो ये होगा इस तरीके से, कॉलम वाइज। किस वाइज? कॉलम वाइज, ना कि रो वाइज। हमेशा किस वाइज लिखा जाता है? कॉलम वाइज लिखा जाता है। तो हमेशा पॉइंट को जब लिखना होता है तो वो हमेशा हम कॉलम वाइज ही लिखते हैं। तो इस 0,1 को रिप्रेजेंट करेंगे इस तरीके से। ठीक है, अब इसके अंदर आगे भी एक दे रखा है कि इन जो ये जो पॉइंट्स हैं इनको कैसे हम मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे, देखते हैं। तो जब हमें ये जो पॉइंट्स दे रखे हैं इन पॉइंट्स को अगर मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है, इन पॉइंट्स को अगर मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? इन पॉइंट्स को लिखने के लिए जैसे सबसे पहले है 1 0। क्या है? 1 0। अब अगर इस 1 0 को लिखना है तो मैं लिखूंगी 1 0, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। फिर 3 2, ये सेकंड कोऑर्डिनेट। फिर 1 3 थर्ड कोऑर्डिनेट एंड -1 एंड 2 फोर्थ कोऑर्डिनेट। तो एक तो ये रिप्रेजेंटेशन है जिसके अंदर हर पॉइंट को कॉलम वाइज लिखा हुआ है। कैसे लिखा हुआ है? कॉलम वाइज। एक मेथड ये भी है कि हम रो वाइज लिख लें इस पॉइंट को। जैसे 1 0 है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 0, 3 2 को लिख सकते हैं 3 2, 1 3 को लिख सकते हैं 1 3 एंड -1 एंड 2 को लिख सकते हैं -1 एंड 2। अब बात कर रहे हैं कि ये जो है इसके अंदर 3 रोज हो गई। थोड़ा इरेज करने दो। इसके अंदर देखो, ये है एक फर्स्ट रो, ये है फर्स्ट रो और ये है सेकंड रो। तो पहले लिखेंगे रो, तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है देखो 2। फिर नेक्स्ट देखो कॉलम देखेंगे 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा 2 क्रॉस 4, 2 क्रॉस 4। ये हो गई 2 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स। इधर आएंगे, इधर देखेंगे फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो। तो 4 पहले रो लिखेंगे, फिर लिखेंगे कॉलम। तो कॉलम लिखने के लिए 1 और 2, तो 2, तो 4 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स और ये 2 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स। तो जब कॉलम वाइज लिखेंगे और फिर उसके बाद में चेंज करके अगर हम उसको रो वाइज लिख रहे हैं कोऑर्डिनेट्स को, तो मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो चेंज हो जाता है। वो सेम टू सेम नहीं रहता, वो चेंज हो जाता है क्योंकि रोज कॉलम बन जाते हैं और कॉलम रोज बन जाते हैं। इसीलिए तो देखो 2 क्रॉस 4 का जो ऑर्डर था वो एकदम ऑपोजिट हो गया, 4 क्रॉस 2 बन गया एकदम। बेसिकली देखा जाए तो हमें जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको कॉलम वाइज लिखना चाहिए, क्योंकि कॉलम वाइज क्या है कि मोस्टली कॉलम वाइज ही हमारी कैलकुलेशन सही रहती है। आप आगे की जैसे आगे के मेथड्स देखोगे, सब देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कॉलम वाइज ज़्यादा बेस्ट रहता है। अब इधर है ना, अब इधर एक एग्जाम्पल दे रखा है, कंसिडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द नंबर ऑफ मैन एंड वुमेन वर्कर्स इन 3 फैक्ट्रीज 1 2 एंड 3। तो ये फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड 3 कंपनीज हैं, जो भी फैक्ट्रीज हैं, ये मैन वर्कर्स हैं और ये वुमेन वर्कर्स हैं। क्या बोल रहे हैं? रिप्रेजेंट द अबव इंफॉर्मेशन इन फॉर्म ऑफ 3 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। 3 क्रॉस 2 मैट्रिक्स मतलब 3 तो रोज होनी चाहिए और 2 कॉलम्स होने चाहिए। तो 3 रोज होनी चाहिए। अगर मैं इनको ऐसे के ऐसे मैट्रिक्स बना दूं, एक बार सोचो कि अगर इसको ऐसे के ऐसे मैट्रिक्स बना दूं तो ये तो 2 रोज ही बनी। 3 रोज, हाँ ये 3 रोज बन गई। 3 रोज एंड 2 कॉलम्स, ये 1 एंड ये 2, तो ये 3 रोज एंड 2 कॉलम्स। बट हमसे पूछा क्या है? व्हाट डज द एंट्री इन द थर्ड रो। थर्ड रो कौन सी है? ये वाली। कौन सी है? ये वाली। एंड सेकंड कॉलम, ये सेकंड कॉलम। थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम में कौन आ गया? ये आ गया। अब ये तो दिख ही नहीं रहा कौन है। चलो इसको इरेज करके देखते हैं ये कौन है।
देखो ये कौन है ये 26। कौन है ये 26। तो 26 वो एलिमेंट है जिसके बारे में ये पूछ रहे हैं कि जो थर्ड रो और सेकंड कॉलम में रिप्रेजेंट है। तो 26 वो एलिमेंट है जो थर्ड रो और सेकंड कॉलम में रिप्रेजेंट है। तो यहाँ तक हमने देखा, जो देखा वो देखते हैं क्या क्या देखा। जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, वो होती हैं रोज। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती हैं वो होती हैं रोज। क्या होती हैं? रोज। और जो वर्टिकल लाइंस होती हैं वो होती हैं कॉलम्स। क्या होती हैं? अब हम थोड़ा सा ब्रीफ रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या किया है। जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस ये तो होती हैं रोज, और जो वर्टिकल लाइंस होती हैं वो होती हैं कॉलम। क्या होती हैं? कॉलम। इसके अलावा हमने पढ़ा है ऑर्डर। तो ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर होता है रोज एंड कॉलम्स का मल्टीप्लिकेशन। क्या होता है? रोज एंड कॉलम्स का मल्टीप्लिकेशन। तो रोज को बेसिकली किससे लिखते हैं? स्मॉल एन से, एंड कॉलम्स को लिखते हैं स्मॉल एन से। तो ऑर्डर हमेशा मैट्रिक्स का होता है m क्रॉस n। तो अभी तक हमने इतना ही पढ़ा है कि जो लाइंस होती हैं उनको रोज बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस को और वर्टिकल लाइंस को कॉलम बोलते हैं, और ऑर्डर होता है m क्रॉस n, मतलब रोज मल्टीप्लाई बाय कॉलम। तो m क्रॉस n मैट्रिक्स। इतना समझ में आया? अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या है? ये जो प्रीवियस हमने क्वेश्चंस देखा था उसका सॉल्यूशन है एक, तो ये उसका सॉल्यूशन है, एंड फिर है एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 एक बार पढ़ के देख लेते हैं। इफ ए मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव? 8 एलिमेंट्स, अगर उसके पास में 8 एलिमेंट्स हैं तो उसके पॉसिबल ऑर्डर क्या होंगे? तो पहली बात तो ये कि जो ऑर्डर होता है ना, जैसे कि हमारा समझ लो ये ऑर्डर है 2 क्रॉस 3। क्या है? 2 क्रॉस 3। तो 2 क्रॉस 3 है, तो इसको मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आएगा? 6। तो जो मैट्रिक्स है उसमें एलिमेंट भी कितने होंगे? 6। अगर मेरे पास ऑर्डर है 4 क्रॉस 5, क्या है? 4 क्रॉस 5, तो जो मैट्रिक्स है उसमें एलिमेंट्स कितने आएंगे? 4 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 20। तो 20 एलिमेंट्स होंगे उसमें। कितने एलिमेंट्स होंगे? 20। तो ऑर्डर को अगर बेसिकली मल्टीप्लाई कर दूंगी ना तो मैट्रिक्स के एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो इधर देखो 8 एलिमेंट्स हैं। कितने एलिमेंट्स हैं? 8। तो पॉसिबल ऑर्डर पूछ रहा है, मतलब ऐसे 2 पेयर बनाने हैं जिनका मल्टीप्लाई करूं तो 8 आ जाए। तो मल्टीप्लाई करने पर 8 कैसे आएगा? या तो फिर मैं उसको 1 क्रॉस 8 कर दूं, एक तो ये हो सकता है, एक 8 क्रॉस 1 कर दूं, ये हो गया। ये 8 ऑर्डर की हो जाएगी, 8 एलिमेंट्स हो जाएंगे। या फिर 4 क्रॉस 2 कर दूं, या फिर 2 क्रॉस 4 कर दूं। इसके अलावा तो कोई और मल्टीपल होगा नहीं। तो बेसिकली कितनी पॉसिबिलिटीज आ गई? 1, 2, 3 एंड 4। तो बेसिकली 4 पॉसिबिलिटीज आ गई कि ये 4 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं किसकी? मैट्रिक्स के ऑर्डर की। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 है कि कंस्ट्रक्ट A3 क्रॉस 2 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाई Aij 1/2 मोड ऑफ I माइनस 3j। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में आने लायक भी है एकदम, तो और बहुत ही ज़्यादा इजी भी है। तो पहले देखते हैं कि कंस्ट्रक्ट A3 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। तो 3 क्रॉस 2 मैट्रिक्स बनानी है, तो सबसे पहले तो हम एक स्टैंडर्ड जो मैंने आपको मैट्रिक्स बताई थी वो एज्यूम करेंगे 3 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। तो क्या हो सकती है 3 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स? तो सबसे पहले 3 क्रॉस 2 बोल रहा है, मतलब 3 तो आएंगी उसके अंदर रोज। क्या आएंगी? 3 तो उसके अंदर रोज। थ्री क्रॉस 2 की मैट्रिक्स बनाने के लिए बोल रहा है 3 क्रॉस 2 की। 3 क्रॉस 2 की सबसे पहले एक स्टैंडर्ड मैट्रिक्स बनाती हूँ मैं। 3 क्रॉस 2 का मतलब है 3 रोज और 2 कॉलम्स, 1 2 3 एंड 1 2।
ये बन गई हमारी 3x2 की मैट्रिक्स, 3x2 की मैट्रिक्स। अब इसमें एलिमेंट्स देते हैं। एलिमेंट्स कैसे देंगे? जो सबसे पहला एलिमेंट होता है वो होता है A11। तो ये तो आ गया इस वाले पे, कहाँ पे? ये जो हमने ये बनाया ना यहाँ पे, इधर आ गया A11। अब सेकंड देखते हैं इधर क्या आएगा। इधर आएगा A12, A12। तो ये हमारा होगा इस कॉलम का, इस रो का सेकंड एलिमेंट A12। फिर थर्ड वाले पे आते हैं, इस पे। तो ये हो जाएगा A21। क्या हो जाएगा? A21। फिर फोर्थ कौन है? A22, A22। फिर ये कौन है? A31। क्या हो जाएगा? A31। फिर ये क्या है? A32, A32। तो ये हमारी एक बन गई स्टैंडर्ड मैट्रिक्स। अब इसको कैसे यूज में लेंगे वो बताती हूँ मैं आपको। तो सबसे पहले ये देखो, ये जो मैट्रिक्स है जो हमने बनाई है अभी, इसके अंदर ये जो मैट्रिक्स मैंने बनाई है इसके अंदर A11 का मतलब क्या है? A11 के अंदर इसकी कंपेयर करो इसको किससे? AIJ। जो अभी मैंने आपको बताया था ना कि मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट्स इस फॉर्म में होते हैं, AIJ। तो जो I की वैल्यू है इसमें क्या आई? 1। इससे कंपेयर कर रही हूँ 1, और J की वैल्यू भी क्या आई इसमें? 1। ठीक है। मैं बात करूँ अगर A21 की बात करूँ तो A21 के अंदर देखो I की वैल्यू तो है 2, और जो J है उसकी वैल्यू है 1। J है उसकी वैल्यू क्या है? 1। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि हमारा क्वेश्चन क्या था। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन ये है कि 3x2 की मैट्रिक्स बनानी है और AIJ बराबर है 1/2 I माइनस 3J। AIJ बराबर क्या है? 1/2 I माइनस 3J। देखो, अब सबसे पहले मैं बताती हूँ कि AIJ की वैल्यू क्या दे रखी है आप लोगों को, वो देखते हैं। ये है AIJ की वैल्यू क्या दे रखी है आप लोगों को? 1/2 mod I माइनस 3J। ये आपको दे रखी है एक फॉर्म मैट्रिक्स की। अब इस मैट्रिक्स को बनाने के लिए क्या क्या करना है वो बताती हूँ। सबसे पहले जो हमने मैट्रिक्स बनाई थी, स्टैंडर्ड वाली जो मैट्रिक्स बनाई थी, वो एक बार फिर से बनाती हूँ। वो देखना कैसे बनेगी। इस मैट्रिक्स को बनाने के लिए वो जो मैट्रिक्स थी वो थी A11, A12, A21 एंड A22, A31 और A32। बेसिकली देखा जाए तो 3x2 की मैट्रिक्स बनवाई थी, तो ये हमने बना दी 3x2 की मैट्रिक्स। अब एलिमेंट्स देखेंगे 1 by 1। सबसे पहले निकालेंगे हम A11। तो इसके अंदर सबसे पहले A11 रखती हूँ। A11 इज इक्वल 1/2 एज इट इज मोड ऑफ I की वैल्यू क्या है? 1 माइनस 3, J की वैल्यू भी क्या है? 1 और मोड। तो अब ये बेसिकली क्या बन जाएगा? 1/2 मोड ऑफ 1 माइनस, ये 3 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगी तब 3 एंड देन मोड। फिर देखते हैं इज इक्वल 1/2 मोड ऑफ 1 माइनस 3 की वैल्यू कितनी आएगी? -2। ठीक है। अब इसके बाद में इसको देखो 1/2 -2, तो इसको करूँगी तो ये आएगा 1/2। मोड के अंदर माइनस की वैल्यू है तो प्लस की आएगी, तो 2। ये इससे कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर 1। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो हमारे पास में A11 की वैल्यू आ गई। जो A11 की वैल्यू आई है वो क्या आई है? 1। ये है हमारा A11, ये है हमारा A11, और ये इसको सॉल्व करने पर इसका आंसर आया 1।
तो जैसे हमने A11 को सॉल्व किया है वैसे A12, A21, A22, A31, A32 इन सबको सॉल्व करेंगे। तो आप सॉल्व करके देखना, मैं A32 सॉल्व करके बताती हूँ आपको A32 कैसे सॉल्व होगा। तो A32 को सॉल्व करते हैं। A32 सबसे पहले लिखेंगे 1/2, फिर मोड I माइनस 3j। तो I कौन है यहाँ पर 3, तो 3 माइनस I माइनस 3j, I माइनस 3j। एक बार आप देख भी लीजिए I माइनस 3j। तो मैंने I तो लिख दिया, अब मैं लिख रही हूँ -3 और j की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2। देखो इसको I एंड j के फॉर्म में अगर लिखती हूँ तो ये जो है ये 2, ये क्या है j है, क्या है ये 2j है ये। तो इस j को लिखने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है 3 माइनस 3j। हो गया, ये आ जाएगा मोड के अंदर। अब इस मोड के अंदर आने के बाद में अब इसको बहुत सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये है 1/2 मोड ऑफ ये 3 एज इट इज माइनस 3 2s are 6 मोड, फिर ये अगेन 1/2 मोड ऑफ 3 में से 6 गया तो माइनस के 3 और मोड के अंदर तो वैल्यू वैसे ही प्लस हो जाती है। तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/2 और ये क्या आएगा 3। तो हमारी जो A32 की वैल्यू है वो आई है 3/2। क्या आई है 3/2। तो जो मैट्रिक्स की जो लास्ट वाली वैल्यू है वो क्या आई है A3/2 और जो फर्स्ट वैल्यू थी वो क्या आई थी 1। जो लास्ट वैल्यू आई है वो क्या आई है 3/2। जो हमारा A32 था, A32 उसकी वैल्यू आई है 3/2। क्या आई है 3/2। तो अब हम देखते हैं कि कैसे सॉल्व कर रखा है उन्होंने NCERT की बुक में। तो वो देखते हैं। सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं A11। जब A11 सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर आता है 1। वेरी गुड, 1 आया हमारा भी। A12 सॉल्व करेंगे तो आपका भी 5/2, फिर A21, फिर A22, फिर A31, फिर A32। A32 देखो हमारा भी 3/2 आया है। तो मैंने आपको फर्स्ट एंड लास्ट वैल्यू निकाल के दिखाई है। आप ऐसे ही इन सारी वैल्यूज़ को भी निकालना और फिर इस मैट्रिक्स के अंदर रखेंगे। कैसे रखेंगे, जैसे हमने इस मैट्रिक्स को बनाया है उस हिसाब से ही हम इसमें रखेंगे। हमने क्या बनाया था A11, हमने बनाया था A11, तो इसमें A11 की वैल्यू आ गई यहाँ पे और फिर A12, फिर A21, फिर A22, फिर A31 और लास्ट में A32। तो इस हिसाब से हम इस मैट्रिक्स को लिखेंगे। तो ये हो गया हमारा मैट्रिक्स बनाने का तरीका। जब हमें कोई मैट्रिक्स की फॉर्म दे रखी है तो इससे हम ऐसे मैट्रिक्स बना सकते हैं। अब आगे चलते हैं। अभी तक हमने मैट्रिक्स कर ली है। मैट्रिक्स का एक बता दिया कि मैट्रिक्स एक तरह का अरेंजमेंट होता है डाटा का। उसके अंदर रो होती हैं, कॉलम्स होते हैं। रो होती हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस और कॉलम होते हैं वर्टिकल लाइंस। इतना पढ़ लिया। ऑर्डर पढ़ लिया मैट्रिक्स का, वो होता है रो और कॉलम का मल्टीप्लिकेशन। पहले रो फिर कॉलम्स, ये होता है ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। फिर हमने इसका स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ लिया कि मैट्रिक्स को कैसे एज्यूम करते हैं, जैसे A11, A12, A13 ये इसके एलिमेंट्स को मानते हैं। अब नेक्स्ट है टाइप ऑफ मैट्रिसेस। टाइप ऑफ मैट्रिसेस के अंदर है कि मैट्रिक्स किस प्रकार की होती हैं। तो सबसे पहले है हमारी कॉलम मैट्रिक्स। जो पहली मैट्रिक्स है वो है कॉलम मैट्रिक्स। अब इसके नाम में ये कॉलम, तो मतलब इसमें जो रो हैं वो नहीं होंगी। मतलब कॉलम मैट्रिक्स मतलब एक ही कॉलम, ऐसे मान लो कॉलम मैट्रिक्स मतलब एक कॉलम। अब एक कॉलम लिखूंगी तो अब ये बताओ मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है वो होता है M क्रॉस N। क्या होता है M क्रॉस N। तो उसमें रो तो M ही रहेंगी, उनको तो छेड़ना ही नहीं है, रो तो M ही रहेंगी। जो कॉलम है वो कितने हैं 1 ही रहेगा। कॉलम मैट्रिक्स में एक ही कॉलम रहेगा तो जो N की वैल्यू है वो 1 हो जाएगी। तो जो कॉलम मैट्रिक्स होता है उसका ऑर्डर हमेशा होता है M क्रॉस 1, M क्रॉस 1। जो ये मैट्रिक्स होती है कॉलम मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर होता है M क्रॉस 1। क्या होता है M क्रॉस 1। अब देखते हैं क्या लिखा हुआ है।
ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज़ ओनली वन कॉलम, ओनली वन कॉलम, सिर्फ एक ही कॉलम हो। तो मोस्टली देखा जाए तो अब ये देखो, इसमें एक ही तो कॉलम है ये, और रोज़ कितनी है, 1 2 3 एंड 4। तो 4 तो रोज़ हैं और 1 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 4 क्रॉस 1। तो और स्टैंडर्ड में देखा जाए तो कॉलम मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर होता है m क्रॉस 1, क्योंकि m तो रोज़ को बताते हैं, तो रोज़ तो एज इट इज़ रहेंगे, और कॉलम 1 है तो m क्रॉस 1 हो जाएगा, ये m क्रॉस 1 हो जाएगा। तो ये होती है हमारी कॉलम मैट्रिक्स, जिसमें कॉलम 1 होता है और रोज़ तो कितनी भी हो सकती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं हमारी सेकंड टाइप ऑफ मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स। अब जैसे कॉलम मैट्रिक्स में एक ही कॉलम, वैसे रो मैट्रिक्स भी सिंपल है, इसमें एक ही रो होगी। क्या होगी, एक ही रो होगी। तो बेसिकली हम ऑर्डर के लिए देख रहे हैं ये सब। ऑर्डर क्या होता है किसी मैट्रिक्स का, ऑर्डर होता है m क्रॉस n। क्या होता है, m क्रॉस n। अब रो मैट्रिक्स है तो जो m है, m रोज को बताता है, तो ये हो जाएगा 1, और n कॉलम्स हैं, कॉलम्स से तो हमें कोई लेना देना ही नहीं, तो ये जो ऑर्डर हो जाएगा वो हो जाएगा 1 क्रॉस n। क्या हो जाएगा, 1 क्रॉस n। क्या हो जाएगा, 1 क्रॉस n। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसको भी थोड़ा पढ़ लेते हैं, बुक में क्या लिखा हुआ है उस हिसाब से करते हैं। अब बुक में क्या लिखा हुआ है, ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए रो मैट्रिक्स इफ इट हैज़ ओनली वन रो। रो मैट्रिक्स में 1 रो, कॉलम मैट्रिक्स में 1 कॉलम। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, ये सिर्फ रो ही तो दिख रही है आप लोगों को, कॉलम मैट्रिक्स तो है ही नहीं है, और कॉलम मैट्रिक्स में सिर्फ कॉलम कॉलम दिखता है, तो इसे रो मैट्रिक्स। स्टैंडर्ड में देखें तो BIJ। अब ये रो मैट्रिक्स है तो ओनली रो पर इफेक्ट करेगी, रो इधर लिखी जाती है, कॉलम इधर लिखा जाता है। तो देखो कॉलम तो एज इट इज़ है, बट रो है उसकी जगह पे 1 आ गया। क्या आ गया, 1। तो ये है हमारी रो मैट्रिक्स, जिसका ऑर्डर होता है 1 क्रॉस n, और हमारी जो कॉलम मैट्रिक्स होती है उसका ऑर्डर होता है m क्रॉस 1। अब नेक्स्ट आते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर से ही पता चल रहा है, जैसे स्क्वायर में सारे साइड्स इक्वल होते हैं, वैसे इधर साइड्स तो नहीं है बट यहाँ पर है हमारे पास में कौन, साइड्स तो नहीं है, बट हमारे पास इधर है रोज एंड कॉलम्स। क्या है, रोज और कॉलम्स। तो जितनी हमारे पास रोज होंगी उतने ही हमारे पास कॉलम्स होंगे। अब इसको थोड़ा डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर पता चलेगा आप लोगों को क्या बोल रहा है ये। देखो, ए मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। ये देखो यहाँ पे जो रोज हैं वो कॉलम्स के इक्वल होंगी, जो रोज हैं वो कॉलम्स के इक्वल होंगी। इट्स सेड टू बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्यों बोल दिया अब इसको, स्क्वायर मैट्रिक्स जैसे n क्रॉस n मतलब m n के इक्वल हो गया, तो अब उसको m क्रॉस m लिखो या फिर उसको n क्रॉस n लिखो। जब उसको फॉर्म बनाएंगे उसकी, जैसे देखो मैं इसकी बना के दिखाऊँ 1, ये देखो ये क्या बन गया, ये एक स्क्वायर बन गया, इसलिए इसको बोल रहे हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या बोल रहे हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। वैसे ही रो और कॉलम में भी था, जैसे आप इस पे लाइन खींच के देखोगे तो ये देखो ये क्या बन गई, रो, तो ये रो मैट्रिक्स बन गई। ये देखो ये क्या बन गई, इस पे अगर लाइन बनाऊंगी तो ये कॉलम, तो ये कॉलम मैट्रिक्स बन गया। तो ऐसे ही रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, और एक ही लास्ट और स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में ऑर्डर होता है स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m। इसमें देखो m क्रॉस m की मैट्रिक्स, तो ऑर्डर m की मैट्रिक्स, 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स। ये जो अपन ने यहाँ बना रखी है ये कौन सी मैट्रिक्स है, 3 क्रॉस 3 की। ठीक है, इसमें रोज और कॉलम्स दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, अब ये नोट पढ़ते हैं, ये नोट क्या है। अभी 3 टाइप्स देख लिए मैट्रिक्स के। कौन कौन से मैट्रिक्स के टाइप्स देखे हैं हमारे पास, फर्स्ट था कॉलम मैट्रिक्स, फिर था रो मैट्रिक्स, फिर था स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, जो कॉलम मैट्रिक्स था उसमें एक कॉलम, जो रो मैट्रिक्स था उसमें एक रो, और जो स्क्वायर मैट्रिक्स था उसमें स्क्वायर बन जाएगा एलिमेंट्स का। इधर देखें तो ओनली कॉलम पे इफेक्ट पड़ा है, तो m तो एज इट इज़, क्योंकि ये तो रो के लिए आता है m, तो
तो m तो एज इट इज़ और कॉलम आ जाएगा अपना 1। जब रो की बात करेंगे तो रो पर इफेक्ट पड़ा है, तो रो तो 1 और कॉलम n। इधर स्क्वायर बनाया मतलब m n के इक्वल या n m के इक्वल, तो या तो फिर ये m क्रॉस m हो जाएगा या फिर वो n क्रॉस n हो जाएगा। अब आप इसको कैसे भी रिप्रेजेंट करो, बस ये ऐसे हो जाएगा कि इसमें रोज और कॉलम्स इक्वल हो जाएंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं, पहले वो नोट देखते हैं, नोट क्या है। नोट देखो, इफ ए तो पता ही है आपको, मैट्रिक्स के लिए लिखा हुआ है कैपिटल ए, और जो स्मॉल ए है ये है एलिमेंट्स का रिप्रेजेंटेशन। इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, अब ऑर्डर एन लिख दिया मतलब एन क्रॉस एन, ठीक है। देन एलिमेंट्स एंट्रीज, जो एलिमेंट्स हैं या फिर जो एंट्रीज हैं A11 A22 ANM जो भी हम लिखते हैं स्टैंडर्ड में, आर सेड टू बी कॉन्स्टिट्यूट द डायगोनल ऑफ ए मैट्रिक्स ए। दस इफ ए इज इक्वल टू दिस, अगर ये मैट्रिक्स है देन द एलिमेंट्स ऑफ द डायगोनल ऑफ ए आर इज इक्वल टू 1 4 6। जो डायगोनल मैट्रिक्स होती है, जो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, उसके अंदर एक डायगोनल भी रिप्रेजेंट होता है। जैसे ये जो रोज हैं, ये जो लाइंस होती हैं इनको बोलते हैं रोज, ये जो लाइंस होती हैं इनको बोलते हैं कॉलम्स। तो अब ये जो डायगोनल है ये सिर्फ रिप्रेजेंट होता है किसमें, किसमें पाया जाता है, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में, ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर ही। तो बेसिकली देखा जाए तो जो ये डायगोनल होता है, ये डायगोनल सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर ही रिप्रेजेंट होता है, मतलब इसी में पाया जाएगा और किसी में नहीं पाया जाएगा डायगोनल में। डायगोनल ये जो ये होता है ना, ये वर्टिकल लाइन, वर्टिकल नहीं, तो ये जो डायगोनल वाली बात आई है इस नोट में, तो ये मैं आपको बताती हूँ कि जैसे हमने देखा कि ये रोज़ होती हैं और ये कॉलम्स होते हैं, तो जब रोज़ एंड कॉलम्स इक्वल हो जाएं, जैसे इसमें है 3 क्रॉस 3, ठीक है, तो ये जो लाइन है, ये जो इधर बीच से जाती है एकदम पॉइंट टू पॉइंट, ये होता है डायगोनल। और ये जो डायगोनल है ये सिर्फ हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स में ही होता है। कौन से मैट्रिक्स में होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स में। इसके अलावा ये और किसी मैट्रिक्स में नहीं मिलेगा। वो क्यों? कि मान लो जैसे कि मेरे पास में कोई 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, 2 क्रॉस 3 की, मतलब 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स है, 1 2 3। तो अब ये डायगोनल नहीं बन पाएगा, ये ऐसे, ये डायगोनल नहीं है, ये डायगोनल नहीं है, क्योंकि डायगोनल अब स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर ये जो डायगोनल है, इस डायगोनल पे जो ये एलिमेंट्स होते हैं, यहाँ जो एलिमेंट है, यहाँ जो एलिमेंट है और यहाँ जो एलिमेंट है, इन एलिमेंट्स को बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं? डायगोनल एलिमेंट्स। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये नोट हमने देख लिया, हम नोट के आगे चलते हैं, ये वाला पेज। अब डायगोनल जो हमने पढ़ा है उससे एक मैट्रिक्स भी बनती है। अब वो मैट्रिक्स कैसे बनती है ये देखते हैं। बेसिकली जो डायगोनल मैट्रिक्स होती है, डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर मेन चीज़ डायगोनल का ही होता है। अब डायगोनल होता क्या है? ये वाली लाइन, ये वाली लाइन डायगोनल होती है। तो मैट्रिक्स भी इसी फॉर्म में बनेगी, जैसे कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स बी इट्स सेड टू बी ए डायगोनल मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं? जैसे ये कोई मैट्रिक्स है और ये इसका डायगोनल है, तो यहाँ 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 जो भी एलिमेंट्स हैं वो सारे वो होते हैं नॉन डायगोनल। क्या होते हैं? नॉन डायगोनल। तो जो भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो इसके अकॉर्डिंग क्या होने चाहिए? ज़ीरो। क्या होने चाहिए? ज़ीरो। दैट इज़ ए मैट्रिक्स बी इट्स सेड टू बी ए डायगोनल मैट्रिक्स। अब ये देखो, ये जो मैट्रिक्स है इसमें 4 है, अब इसका तो डायगोनल भी 4 ही है। बी मैट्रिक्स के अंदर देखो, ये इसके डायगोनल पे तो एलिमेंट्स हैं और अदर जो एलिमेंट हैं वो क्या हैं? ज़ीरो। थर्ड वाले में देखो,
इसमें भी जो डायगोनल है उस पे तो एलिमेंट्स हैं और जो अदर एंट्रीज हैं वो सारी क्या हैं, ज़ीरो। तो ऐसी अगर कोई मैट्रिक्स है तो उस मैट्रिक्स को हम बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स? डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर जो कौन से एलिमेंट्स? नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, वो क्या होते हैं? ज़ीरो। और जो डायगोनल पे एलिमेंट्स होते हैं वो ज़ीरो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, पर डायगोनल पे एलिमेंट्स होंगे। ऐसे नहीं है कि वो अगर सारे, अभी इसके अंदर केस बनेंगे कि डायगोनल मैट्रिक्स से ही आती हैं आगे और भी मैट्रिक्स जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, जैसे कि स्केलर मैट्रिक्स। अब डायगोनल जो मैट्रिक्स पढ़ी है इसी से रिलेटेड है ये स्केलर मैट्रिक्स, और इसी के साथ रिलेटेड है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जैसे कि अब देखो ये इतना इजी है कि अगर आपने डायगोनल मैट्रिक्स समझ लिया कि डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल पर एलिमेंट्स होते हैं। किस पे होते हैं? डायगोनल पर। अगर मैं इन सारे डायगोनल एलिमेंट्स को सेम कर दूं, सेम टू सेम, मतलब यहाँ पे 1.1 है माइनस का, तो इधर भी वही इधर भी वही। जैसे मैं आपको एक मैट्रिक्स बना के बताती हूँ। ये कोई मैट्रिक्स है, इसमें ये ए ओहो, जैसे कि मान लो ये कोई मैट्रिक्स है और इसमें यहाँ पे भी 5, यहाँ पे भी 5 और यहाँ पे भी 5, ठीक है। और अदर जो एंट्रीज हैं वो क्या हैं? 0 0 0। क्या है? 0 0 0। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये कौन सी मैट्रिक्स है? डायगोनल मैट्रिक्स। लेकिन अगर इसके डायगोनल पर सारे एलिमेंट्स जो हैं, जो ये एलिमेंट्स हैं 5 5 5, ये सेम हैं, तो ये मैट्रिक्स ही क्या बन जाएगी? स्केलर मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स बन जाएगी? स्केलर मैट्रिक्स। और ये इसका डेफिनेशन भी है, अगर कोई डेफिनेशन पढ़ना चाहे तो देखो डेफिनेशन भी पढ़कर देख लेते हैं एक बार, क्या लिखा हुआ है उसके अंदर भी, अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही हो स्केलर मैट्रिक्स में। तो सबसे पहले देखते हैं स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है? ए डायगोनल मैट्रिक्स इज said to be a scalar matrix if its diagonal elements are equal। जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो इक्वल हो जाएंगे, जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो इक्वल हो जाएंगे तो वो बन जाएगी स्केलर मैट्रिक्स। और डायगोनल के अलावा जो नॉन डायगोनल एलिमेंट हैं वो ज़ीरो, ये भी ज़ीरो ही रहेंगे। लेकिन अगर ये सेम हो जाए डायगोनल पर एलिमेंट्स तो ये हमारी बन जाएगी स्केलर मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स? स्केलर मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स से ही एक केस और बनता है, बहुत इंटरेस्टिंग है मैट्रिसेस वैसे। अब स्केलर मैट्रिक्स से ही एक और बनता है, वो क्या है वो बताती हूँ आप लोगों को। क्या है ये? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होगा? स्केलर में तो क्या था कि ये √3 है, ये भी √3 है, हो सकता है यहाँ पे कुछ और हो, जैसे b हो, c हो, कुछ भी मान लो, जो भी आप वेरिएबल जानते हो कुछ भी नंबर मान लो। लेकिन अगर जो स्केलर पे जो सेम एंट्रीज हैं, अगर मैं उन सबको 1 बना दूँ, क्या बना दूँ? 1। जैसे कि मान लो ये मेरी मैट्रिक्स है और मैंने यहाँ लिख दिया 1 1 एंड 1। यही तो होता है डायगोनल। अगर डायगोनल पे ये एंट्रीज इक्वल भी हैं और 1 भी हैं तो ये हमारी बन जाती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कौन से मैट्रिक्स? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और इसके अलावा अगर हम 1 1 1 इसकी जगह अगर हम 0 0 0 कर दें, मतलब ये जो 1 1 1 है इसको अगर हटाकर यहाँ पर 0 0 0 कर दें, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तो डायगोनल तो 0 हुआ ही, साथ में नॉन डायगोनल थे वो पहले से ही 0 थे, उनको तो हमने छेड़ा ही नहीं, वो तो पहले से ही 0 ही थे, और हमने डायगोनल को भी 0 बना दिया। तो ये जो हमारी मैट्रिक्स बनी है इसको बोलते हैं नल मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? नल मैट्रिक्स। अब देखेंगे सारी मैट्रिक्स को एक साथ, वरना तो सब कुछ समझ में नहीं आएगा। लो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है। स्टार्टिंग डायगोनल से ही करते हैं फिर से एक बार। ये है अपनी डायगोनल मैट्रिक्स।
इसके बाद में हमारी आती है डायगोनल के बाद में स्केलर मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स? स्केलर मैट्रिक्स। ये है स्केलर मैट्रिक्स। फिर थर्ड वन हमने कौन सी पढ़ी थी? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और फोर्थ हमने पढ़ी है नल मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स? नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स अब देखते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स की बात करते हैं तो डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं ए, मतलब डिफरेंट भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, बट मैं तो डिफरेंट ही ले रही हूँ क्योंकि सेम करूँगी तो फिर वो अदर मैट्रिक्स बन जाएंगी। और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो होंगे ज़ीरो। क्या होंगे? ज़ीरो। डायगोनल मैंने लिख दिया यहाँ पे ए, बी एंड सी। ठीक है। और नेक्स्ट हम देखते हैं, ये तो हो गया डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में मैंने आपको क्या बताया था कि जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? सेम। तो मान लो ये ए है डायगोनल फर्स्ट एलिमेंट, अगर फर्स्ट एलिमेंट ए है तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा और ये भी ए होगा। ये हमारा स्केलर मैट्रिक्स। और अदर जो नॉन डायगोनल एलिमेंट हैं वो क्या होंगे? ज़ीरो। क्या होंगे? ज़ीरो। तो स्केलर मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल पर सेम एलिमेंट, इस डायगोनल मैट्रिक्स में ओनली डायगोनल पर एलिमेंट्स। थर्ड वन क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर मैं स्केलर के इस ए को वन से रिप्लेस कर दूं, 1 1 1, तो ये हमारी बन जाएगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके। और फिर बात करते हैं नल मैट्रिक्स। तो स्केलर के ही इस ए को, ये जो स्केलर का ए है, इसी को ज़ीरो से रिप्लेस कर दो। किससे रिप्लेस कर दो? ज़ीरो से। तो ये बन जाएगी हमारी नल मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स? नल मैट्रिक्स। ये हो गई हमारी नल मैट्रिक्स। तो ये हो गई 4 टाइप्स मैट्रिसेस के जो एक दूसरे से रिलेटेड हैं। रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, ये तो आप लोगों ने देखी थी। डायगोनल, स्केलर, आइडेंटिटी एंड नल, ये 4 मैट्रिसेस ऐसी हैं जो एक दूसरे से रिलेटेड हैं। जो डायगोनल मैट्रिक्स है, इसके अंदर डायगोनल के एलिमेंट्स होते हैं डिफरेंट, और जो हमारी ये तो होते हैं डिफरेंट, और जो हमारी स्केलर मैट्रिक्स है इसमें होते हैं डायगोनल पर सेम एलिमेंट। आइडेंटिटी में ये सेम एलिमेंट ही अगर मैं इसको 1 कर दूं तो ये हो जाता है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और अगर इनको 0 0 0 कर दूं तो ये हो जाता है हमारा नल मैट्रिक्स। ठीक है। तो ये हो गए मैट्रिक्स के प्रकार। अब नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हमको क्या दिया है? यहाँ तक हमने मैट्रिक्स के फॉर्म देखे हैं। ये है ज़ीरो मैट्रिक्स। जो ज़ीरो है वही नल है। जिसको मैंने आपको नल मैट्रिक्स बताया वही है ज़ीरो मैट्रिक्स। वही क्या है? ज़ीरो मैट्रिक्स। ये 0 0 0 जो दे रखा है ना, यही है हमारी नल या ज़ीरो मैट्रिक्स, ये वाली। ठीक है। ऑल एलिमेंट्स आर ज़ीरो। नेक्स्ट वन, जो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। ये भी एक अच्छा टॉपिक है, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। इसमें क्या है, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। जो 2 मैट्रिसेस हैं, इसमें लिखा हुआ है, पहले थोड़ा पढ़ लेते हैं। 2 मैट्रिसेस हैं ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल। अब इनको इक्वल कब बोलेंगे ए एंड बी को? दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर। एक तो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। जैसे ए अगर 2 क्रॉस 3 की है तो बी भी 2 क्रॉस 3 की होनी चाहिए। सेकेंड वन है ईच एलिमेंट ऑफ ए इट्स इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बी। अब मैं आपको बताऊंगी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन से होते हैं। दैट इज ए आई जे इज इक्वल टू बी आई जे फॉर ऑल आई एंड जे। अब ये देखते हैं ये क्या बोलना चाहते हैं। मान लो मेरे पास में 2 मैट्रिसेस हैं, एक है ए और एक है बी। ये है ए इज इक्वल है A11, एक छोटी सी मैट्रिक्स ले रही हूँ, A11 A12
A21 और A22। ये तो मेरी हो गई ए मैट्रिक्स। दूसरी मेरी है बी मैट्रिक्स, ये है मेरी बी मैट्रिक्स। ये क्या है, B11, B21, B12, B12 और B22। ठीक है, ये दो मैट्रिक्स हैं ए एंड बी, हो गई। अब इस मैट्रिक्स में, अब इसको इक्वल कब बोलेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे ऑर्डर। तो ऑर्डर देखो, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 2, 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। इसका भी ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 2। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई। सेकंड वन पे आते हैं। सेकंड क्या बोल रहे हैं कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो इक्वल होने चाहिए। तो इसके लिए क्या है कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट होते क्या हैं वो बताती हूँ पहले आप लोगों को। जो A11 है, अब इसमें देखो ये पोजीशन किधर है, ये यहाँ पे जो फर्स्ट पोजीशन B11, तो जो A11 है वो इक्वल हो जाएगा B11 के, किसके, B11 के। नेक्स्ट है A12, तो A12 इक्वल हो जाएगा B12 के, किसके, B12 के। तो A12 इक्वल हो जाएगा B12 के। थर्ड है A21, वही सेम टू सेम B21 के, और A22 हो जाएगा B22 के। तो जब ऐसा हो कि ये A11 इक्वल B11, A12 इक्वल B12, A21 इक्वल B21 और A22 इक्वल B22, तो ऐसा हो और मैट्रिसेस का ऑर्डर भी सेम हो, तो इन दोनों मैट्रिक्स को A और B को हम बोल देंगे A एंड B आर इक्वल। क्या है, इक्वल। ठीक है, ये दे रखा है उसके अंदर कि A एंड B को इक्वल कब कहेंगे, तो इक्वल मैट्रिसेस तब कहेंगे जब उनके अंदर इनके एलिमेंट्स इक्वल हो और ऑर्डर इक्वल हो। तो अब ये देखो एक एग्जांपल दे रखा है इसके अंदर कि 2301 और 2301, ये दोनों देखो 2 क्रॉस 2 के मैट्रिसेस हैं। 2 इक्वल 2, 3 इक्वल 3, 0 इक्वल 0, 1 इक्वल 1, तो ये क्या हो गई, इक्वल मैट्रिक्स। एज इट इज ये देखो, ये इक्वल नहीं है, वो कैसे, इधर 3 है फर्स्ट एलिमेंट और इधर फर्स्ट एलिमेंट है 2, तो दे आर नॉट इक्वल, इसलिए ये इक्वल मैट्रिक्स नहीं है। ये जो दोनों मैट्रिक्स हैं ये इक्वल नहीं है। ठीक है, अब ऐसे ही आप लोगों को एक एग्जांपल दिया जाए अगर, कि जिसमें मैट्रिसेस का ऑर्डर तो सेम हो, जैसे कि आपको ये दे रखा है, इसमें देखो इसका ऑर्डर क्या है, पहले मैं रो बताऊंगी, रो कितनी है इसके अंदर, 3, 1, 2 एंड 3, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 3 क्रॉस, और कॉलम कितने हैं, 2, तो 2, 3 क्रॉस 2। इसमें भी देखेंगे तो इसमें 3 रोज 1, 2, 3, तो ये हो जाएगा 3 क्रॉस 2। तो ये दोनों जो मैट्रिसेस हैं इनके ऑर्डर क्या है, इक्वल, इनके ऑर्डर क्या है, इक्वल। तो अब अगर इनके ऑर्डर इक्वल हैं और ये खुद भी इक्वल हैं, तो हम इनके एलिमेंट्स को इक्वल कर सकते हैं। तो सिंपली जो x है वो हो जाएगा 1.5, जो y है वो हो जाएगा 0, जो z है वो हो जाएगा 2, जो a है वो हो जाएगा √6, b हो जाएगा 3 और c हो जाएगा 2। इस तरह के अगर इक्वल मैट्रिक्स हमको दे रखी है और हमें ऑर्डर भी पता चल गया कि ऑर्डर सेम है, तो फिर हम ऐसे कर सकते हैं, ऐसे हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। इनमें x, y, z, a, b, c की वैल्यू निकाल सकते हैं अगर हमें इक्वल मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज पता है, तो हम इजीली इसमें x, y, z, a, b, c की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसी बेस पर एक एग्जाम्पल दे रखा है, एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या है, इसमें वैल्यू निकालनी है x, y, x की, z की, y की, a की, b की, इतना, और c की। ठीक है, इन सब की वैल्यू निकालनी है। तो कंपेयर करते जाओ, क्योंकि ये देखो 1, ये रोज है 1, 2, 3, तो 3 रोज, और 1, 2, 3, 3 कॉलम्स, तो 3 क्रॉस 3। इसी में भी सेम है 3 क्रॉस 3, तो ऑर्डर तो सेम है। ठीक है, ऑर्डर तो सेम है। और फाइंड द वैल्यूज, और इक्वल का देखो साइन भी दे रखा है, मतलब ये दोनों मैट्रिसेस क्या हैं, इक्वल। सबसे पहले कंपैरिजन करेंगे एलिमेंट्स का, x+3 की कंपैरिजन करेंगे 0 से। तो देखो इन्होंने कर भी रखा है, x+3 = 0, ये है
तो इसका मतलब है x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, -3। z प्लस 4 इज इक्वल 6, z प्लस 4, ये है z प्लस 4, ये है z प्लस 4 और इज इक्वल करना है 6 के। तो यहाँ से हमारे पास में आ जाएगी z की वैल्यू। नेक्स्ट a की वैल्यू देखो यहाँ से कितना इजीली निकलेगी, a -1 को इक्वल कर दो -3 के, तो a की वैल्यू आ जाएगी। तो ऐसे करके हम x y z a b c सब की वैल्यू निकाल सकते हैं जब हमको इक्वल मैट्रिक्स दे रखी हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5 देखते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी फ्रॉम द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये भी बहुत ईजी है, इससे इक्वेशन बनेगी, एक ये इक्वेशन बनेगी, एक ये इक्वेशन बनेगी, एक ये इक्वेशन बनेगी और एक ये इक्वेशन बनेगी। तो कितनी इक्वेशन बन जाएंगी, 4, 1 2 3 एंड 4, 4 इक्वेशन और वेरिएबल भी 4 ही है हमारे पास, ए बी सी एंड डी। बस निकाल लो ए बी सी डी की वैल्यू, इक्वल दे ही रखा है हम लोगों को। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट ये हो चुका हमारा। अब नेक्स्ट करते हैं, ये देखते हैं ये क्या है। सॉल्यूशन दे रखा है जो हमने लास्ट जो क्वेश्चन था अभी हमने जिसको देखा था 4 इक्वेशंस। देखो ये 4 इक्वेशंस बन भी गई, ये 1 1 2 3 एंड 4 इक्वेशंस और ये इनके 4 वैल्यूज आ गई। ये ऐसे आंसर। अब एक्सरसाइज 3.1 करना तो आप लोगों को ये मैं थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ क्या क्या दे रखा है इन क्वेश्चंस में। तो सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 3.1 इन द मैट्रिक्स ए। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, बहुत ही इजी क्वेश्चन आएंगे वैसे तो। फर्स्ट है द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो ऑर्डर तो बहुत इजी है, सबसे पहले रो देखेंगे 1 2 3, तो 3 तो हो जाएंगी रोज। कॉलम 1 2 3 एंड 4 क्रॉस 4। तो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या आ जाएगा, 3 क्रॉस 4। आंसर हो गया इसका। तो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 3 क्रॉस 4। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं, ऑर्डर को मल्टीप्लाई कर दो, 3 क्रॉस 4 को मल्टीप्लाई करूंगी तो 12। तो 12 एलिमेंट्स काउंट भी करके देख सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ईजी है, 4 क्रॉस 3 को मल्टीप्लाई कर दो 12। अब क्या पूछ रहा है, राइट द एलिमेंट्स। अब ये देखो, अगर आप लोगों को स्टैंडर्ड याद नहीं रहेगा तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। 1 3 2 1 3 3 2 4 8 2 3। इसको करने के लिए एक बार मैं थोड़ा सा इरेज करती हूँ, इसको थोड़ा सा आप दिखे। अब देखो सबसे पहले क्या पूछा, 1 3। चलते हैं 1 1 से, ये 1 1, ये 1 2, ये 1 3। तो इसका आंसर तो क्या आ जाएगा, 19। सेकेंड है A21, तो यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा A14। ये तो A11 वाली लाइन हो गई। अब A21, यही तो पूछा A21, तो A21 की वैल्यू आ जाएगी 35। फिर क्या है A33, तो पहले 3 वाली लाइन में जाएंगे, A31 A31 A32 A33, यही तो होगा A33। तो A33 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में -5। नेक्स्ट है A24, 2 वाली लाइन तो ये होती है, तो A21 A22 A23 A24। तो A24 पर हमारे पास में 12, तो A24 हो जाएगा 12। ठीक है। A23, तो फिर से 2, और मतलब ये देख लिया करो, जैसे A23 लिखा है तो पहला ये किसको बताता है, रो को, तो सेकंड रो में चले जाओ, सेकंड रो में चले गए, थर्ड कॉलम, तो सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो ये बन गया 5/2, तो 823 हो जाएगा 5/2। बस निकल गई सारी वैल्यूज, हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बहुत इजी सा था। अब नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। करते तो क्या है, थोड़ी समरी सी कर लेते हैं, थोड़ी सी देखते हैं A22 क्या है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, इफ ए मैट्रिक्स हैज़ 24 एलिमेंट्स, 24 एलिमेंट्स दे रखे हैं, मतलब ऑर्डर भी इसी का मल्टीपल में ही कुछ होगा। वॉट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, वॉट इफ इट हैज़ 13 एलिमेंट्स।
सबसे पहले देखते हैं 24 एलिमेंट्स हैं तो पॉसिबल ऑर्डर्स क्या हो सकते हैं। तो पहले 24 को ब्रेक करते हैं। एक तो ये हो सकता है कि 1 इंटू 24 हो सकता है ना, एक होता है 24 इंटू 1। अंतर है इन दोनों में। ये तो बनाएगा हमारा क्या, ओनली 1 रो है ना तो रो मैट्रिक्स, और 1 कॉलम है तो कॉलम मैट्रिक्स। फिर और क्या बना सकते हैं, 2 से करो मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई बाई 12 या फिर 12 मल्टीप्लाई बाई 2। फिर 3 से करो, 3 मल्टीप्लाई बाई 8 एंड 8 मल्टीप्लाई बाई 3। फिर 4 से करो, 4 मल्टीप्लाई बाई 6 एंड 6 मल्टीप्लाई बाई 4। और 5 तो नहीं होगा, 6 हो ही गया। 12 से कर लो, 12 का भी हो गया, 12 को 2 से, 6 को 4 से हो ही गया। तो बस यही है, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितनी हो गई, 8। तो टोटल पॉसिबिलिटीज़ कितनी हो जाएंगी, 8 हो जाएंगी। और अगर 13 एलिमेंट्स हैं तो 13 एलिमेंट्स है तो या तो फिर 1 इंटू 3, 1 इंटू 13 या फिर 13 इंटू 1। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो 2 पॉसिबिलिटीज़। ठीक है, अब देखते हैं, रुको, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ ए मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स what are the possible order of it can have, what if it has 5 elements। अगर मैट्रिक्स के पास में 15 एलिमेंट्स हैं, 18 एलिमेंट्स हैं, तो ऑर्डर हो सकता है 1 इंटू 18, 18 मल्टीप्लाई बाई 1, या फिर 2 मल्टीप्लाई बाई 9 एंड 9 मल्टीप्लाई बाई 2, 3 मल्टीप्लाई बाई 6 एंड 6 मल्टीप्लाई बाई 3। इसके अलावा तो कुछ नहीं होगा, बस यही है। ठीक है, तो ये हो जाएंगे हमारे ऑर्डर 1 2 3 4 5 6। तो पॉसिबिलिटीज़ कितनी हो जाएंगी, 6 पॉसिबल ऑर्डर्स की। व्हाट इफ़ इट हैज़ 5 एलिमेंट्स। अगर इसके पास 5 एलिमेंट्स होते तो 18 एलिमेंट्स है तो इतनी पॉसिबिलिटी है। 5 एलिमेंट्स होते तो 1 क्रॉस 5 हो जाता या फिर 5 क्रॉस 1 हो जाता। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती, तो फिर से 2 पॉसिबिलिटीज़। कितनी पॉसिबिलिटीज़, 2 पॉसिबिलिटीज़। किसकी, ऑर्डर की पॉसिबिलिटीज़ है ये सारी। तो अब देखते हैं हम फोर्थ नंबर क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन तो वैसा ही है जैसा हमने अभी एक एग्जाम्पल करके आए हैं हम इसका। तो कंस्ट्रक्ट ए 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। तो सबसे पहले इस पर ध्यान दो, 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स बोल रहा है तो मतलब पहले हम एक मैट्रिक्स एज्यूम करेंगे। वो क्या होगी, जो स्टैंडर्ड है, A11 A12 A21 एंड A22। ये हो जाएगी हमारी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसके अंदर एलिमेंट्स आर गिवन बाई, ये एलिमेंट्स देने का तरीका है। अब पहले 1 1 निकालना है तो आई की जगह 1, जे की जगह 1, और फिर इसको सोल्व कर देंगे तो 1 1 निकल जाएगा। फिर 1 2 निकालना है तो आई की जगह 1, जे की जगह 2, फिर A12 निकल जाएगा। फिर ऐसे इसमें भी देखो, A11 निकालना है तो 1/1 A11 निकल गया। A12 निकालना है तो 1/2, A21 निकालना है तो 2/1, A22 निकालना है तो 2/2। बन गई मैट्रिक्स। जो A11 की वैल्यू आ रही है वो यहाँ रख दो, जो A12 की आ रही है वो यहाँ रख दो, जो A21 की आ रही है वो यहाँ रख दो, जो A22 की आ रही है वो यहाँ रख दो। बन गई 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स। तो ये एक बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है, जो हमने एग्जाम्पल किया था उसके जैसा ही है एकदम। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, कंस्ट्रक्ट ए 3 क्रॉस 4 मैट्रिक्स। 3 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स बनानी है, हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाई। वही सेम क्वेश्चन, हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाई। अब पर 3 क्रॉस 4 की बनानी है तो पहले 3 क्रॉस 4 की स्टैंडर्ड मैट्रिक्स बना के देखते हैं। 3 क्रॉस 4 मतलब 3 रोज और 4 कॉलम्स, 4 कॉलम्स। तो सबसे पहले A11 A12 फिर A13 और A14 भी लिखना पड़ेगा क्योंकि 4 कॉलम्स हैं,
4 लिखा है ना, 3 क्रॉस 4, तो 4 कॉलम्स है, तो 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम और 4 कॉलम आ गया A14। अब रो की बात करें तो A21 वाली रो भी आएगी इसके अंदर यहाँ तक, फिर A31 वाली रो भी आएगी, आ गई। अब ये देखो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, तो 3 तो रोज और 1 2 3 4, तो 4 कॉलम्स, तो 3 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स बन गई। अब इसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो A11 है अपना, जो A11 है, A11 को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर ये जो हमारे एलिमेंट्स दे रखे हैं इसके अंदर 1 रखना पड़ेगा, इसके अंदर क्या रखना पड़ेगा, 1 रखना पड़ेगा, इसके अंदर 1 रखना पड़ेगा। तो I की जगह भी 1 रखो, J की जगह भी 1 रखो, तो A11 निकल जाएगा। 1 2 निकालना है तो I की जगह 1, J की जगह 2, तो ऐसे हमारे एलिमेंट्स आते जाएंगे और उसको मैट्रिक्स में रखते जाएंगे, लास्ट में एक मैट्रिक्स बन जाएगी, वही मैट्रिक्स का फॉर्म हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 5। बहुत ही ईजी सा था ये क्वेश्चन भी, इजीली आप कर भी सकते हो, उस एग्जाम्पल के जैसा ही था। फोर्थ एंड फिफ्थ ये दोनों क्वेश्चन ऐसे हैं जो उस एग्जाम्पल की तरह ही है जो हमने किया था लास्ट टाइम, जिसमें एलिमेंट्स गिवन थे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही इजी क्वेश्चन, ये दोनों भी कोई भी निकाल सकता है इनको। तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। कब, ये देखो ये साइन देख लो, इक्वल का तो साइन है, दूसरी प्रॉपर्टी क्या होल्ड होनी चाहिए, इक्वल तो हो गया कि ऑर्डर सेम होना चाहिए। देखो ये भी 2 क्रॉस 2, ये भी 2 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर बताओ क्या होगा। ये देखो 2 रोज हैं तो 2 और 2 ही कॉलम्स हैं तो 2, तो 2 क्रॉस 2, ये भी 2 क्रॉस 2, ये भी 2 क्रॉस 2। इसका बताओ, ये 1 रो, सेकंड, थर्ड, तो 3 तो रोज हैं, और कॉलम्स की बात करूँ तो एक ही तो कॉलम है, तो 3 क्रॉस 1। क्या ये भी ऐसे ही है क्या, 3 क्रॉस 1, देखो 1 2 3, ये 3 तो हो गई रोज एंड 1, ये 1 हो गया कॉलम, ठीक है। तो 3 क्रॉस 1, 3 क्रॉस 1, तो इतना तो हो गया कि हाँ इनका ऑर्डर तो सेम है। सबसे पहले ऑर्डर तो चेक करते हैं, तो ऑर्डर तो चेक कर लिया। अब करते हैं एलिमेंट्स। तो 4 के करस्पॉन्डिंग कौन है, 4 के करस्पॉन्डिंग कौन है इसमें, y, तो y की वैल्यू हो गई 4। ओहो, इसके अंदर देखो 4 के करस्पॉन्डिंग है y, तो y की वैल्यू 4, 3 के करस्पॉन्डिंग z, तो z की वैल्यू 3, x के करस्पॉन्डिंग 1, तो x की वैल्यू 1। आ गई x y z की वैल्यू। इसमें आओ तो x, सबसे पहले इसमें आओ, 5 प्लस जेड इज इक्वल टू 5, इसका मतलब क्या हो गया, z का मतलब, z का वैल्यू 0, x प्लस वाई इज इक्वल 6 एंड x प्लस x मल्टीप्लाई बाई वाई इज इक्वल 8। ये क्या हो सकता है बताओ, 4 प्लस 2, देखो 4 प्लस 2 ऐड करूंगी तो 6 ही तो होता है, और 4 और 2 को मल्टीप्लाई करूंगी तो 8 होगा। तो बात वही है, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 2, या x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4, सिंपल। इसमें आओ x प्लस वाई जेड वाले में, देखो ये जो दो इक्वेशन बनेंगी ना, इससे z कैंसिल आउट हो जाएगा और x y में इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। ये वाला मैं आपको करके बताती हूँ। x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल 9, x प्लस जेड इज इक्वल 5 एंड y प्लस जेड इज इक्वल टू 7। ये वाला क्वेश्चन करते हैं एक बार। इसमें x y z की वैल्यू कैसे निकलेंगी, सबसे पहले लिखेंगे x प्लस जेड एंड ऐड भी कर सकते हो वैसे तो तुम x प्लस वाई और 2z को, देखो करके बताती हूँ। सबसे पहले लेंगे हम फर्स्ट इक्वेशन, x प्लस वाई प्लस z इज इक्वल 9, ठीक है। और जो सेकंड और थर्ड जो हैं, थोड़ी सी इसको इरेज करके देखती हूँ, जो सेकंड और थर्ड वाली जो इक्वेशंस हैं वो क्या है, x प्लस जेड 5 और y प्लस जेड 7। मैं इनको प्लस कर रही हूँ दोनों को, तो ये क्या बन जाएगी, x प्लस वाई प्लस z प्लस जेड क्या हो जाएगा, 2z इज इक्वल 5 प्लस 7 क्या, कितना हो जाएगा, 12। आगे इतना समझ में। अब इनको माइनस कर लो, ये साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस करेंगे तब x से x कैंसिल, y से y कैंसिल हो गया।
इधर देखो z माइनस 2z माइनस का z इज इक्वल 9 माइनस 12 माइनस का 3। तो ये z इज इक्वल कितना आ जाएगा 3। अब z की वैल्यू जब ये इजी हुआ क्योंकि z की वैल्यू अगर हम निकाल सकते हैं तो फिर इजी होगा x एंड y की वैल्यू निकालना। z की वैल्यू 3 आई है ना, तो अब ये देखो z की वैल्यू इसमें रख दो इस वाली इक्वेशन में, तो ये क्या बन जाएगा x प्लस 3 इज इक्वल 5। तो ये बन जाएगा x इज इक्वल 2, ये x की वैल्यू आ गई। y में भी जब z की वैल्यू रखेंगे तो y प्लस इसमें भी z की वैल्यू 3 रखो इज इक्वल 7। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आप लोगों के पास 7 माइनस 3 4। इजी था, वैसे कर सकते थे। ये भी हो गया। फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c d फ्रॉम द इक्वेशन। ये जो लास्ट हमने एग्जाम्पल किया था ना उसमें 4 इक्वेशंस बनी थी, ये सेम एज इट इज वैसे ये एक इक्वेशन, फिर ये दूसरी, फिर ये तीसरी, फिर ये चौथी। इससे भी हम a b c d की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर इन क्वेश्चंस में किसी को कोई प्रॉब्लम है, अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग बता सकते हैं। और भी क्वेश्चंस हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9, ये देखते हैं 8, 9 एंड 10। 8, 9 एंड 10। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक मैट्रिक्स दे रखी है A इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। अच्छा ये बताओ, स्क्वायर मैट्रिक्स है तो क्या होगा, इसमें रो एंड कॉलम इक्वल हो जाएंगी। अब रो क्या होती है m और कॉलम क्या होते हैं n, तो वो दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल। तो ये आ जाएगा C। बहुत इजी। 9 वाला करते हैं अब। विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ x y मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल। अब देखो इसमें इक्वल का साइन नहीं दिया इन मैट्रिसेस के बीच में, बट यहाँ पे लिख दिया इक्वल। ऑर्डर इन्होंने सेम दे ही रखा है 2 क्रॉस 2 2 क्रॉस 2, इन दोनों का देखो 2 क्रॉस 2 2 क्रॉस 2। तो वैसे ही कंपैरिजन कर लेंगे, इसका इससे कर लेंगे, फर्स्ट एलिमेंट का सेकंड से, थर्ड का थर्ड से एंड फोर्थ का फोर्थ से, हो जाएगा ये। तो अब आंसर बताना है इसमें से क्या आएगा, x और y की वैल्यू। तो लो बहुत इजी सा है, यही निकाल देते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्या आएगा देखो, ये 5 देखो यहाँ पे और यहाँ y माइनस 2, तो इन दोनों को जब इक्वल रखूंगी 5 इज इक्वल y माइनस 2, तो ये क्या बन जाएगा y इज इक्वल 7, y इज इक्वल 7। तो ये ऑप्शन कैंसिल। अब ये दोनों इन दोनों में देखो y इज इक्वल 7 y इज इक्वल 7। अब फर्स्ट वाले पे आओ, 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 7 इज इक्वल 0। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये इधर जाके हो जाएगा माइनस का 7 और 3 मल्टीपल में है तो डिवाइड में जाएगा माइनस का 7/3। तो माइनस का 7/3 देखो, x की वैल्यू यहाँ भी माइनस का 7/3 नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तो a और c भी कैंसिल। नॉट पॉसिबल टू फाइंड, ये तो नहीं होना चाहिए। x की वैल्यू माइनस का 7/3 आई है। एक बार लास्ट वाले से और चेक करके देखते हैं, लास्ट वाला क्या दे रखा है हमको। इससे तो ये -7/3 तो इसकी नहीं है, बट देखो एक x की पॉसिबिलिटी यहाँ और दे रखी है, इससे और चेक करते हैं। 2 - 3x इज इक्वल, मतलब इससे जो x की वैल्यू आई थी ना वो तो नहीं है इस ऑप्शन में। अब इस वाले से चेक करते हैं, 2 - 3x इज इक्वल क्या दे रखा है 4। तो 3x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3x इज इक्वल हो जाएगा 4, इधर आएगा माइनस का 2, तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2/3। देखो ये क्वेश्चन होता है जिसमें अगर x को इसके साथ कंपेयर करूंगी तो x की वैल्यू आ रही है माइनस का 7/3, जो कि ऑप्शन में ही नहीं है। और अगर मैं ये ऑप्शन भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो डी भी नहीं, ये बी भी नहीं हो सकता, क्योंकि नॉट पॉसिबल टू फाइंड लिख रखा है, बट हमने तो फाइंड कर ली थी। नॉट पॉसिबल टू फाइंड तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि फाइंड तो कर ही सकते हैं, तो बी तो हो ही नहीं सकता। इसलिए थोड़ा अदर देखो कि ये देखो x की एक पॉसिबिलिटी और दे रखी है। तो जब मैंने इसको सॉल्व किया तो आया x इज इक्वल माइनस का 2/3, x इज इक्वल माइनस का 2/3। तो सिंपल है कि y की वैल्यू 7 आई और x की वैल्यू माइनस का 2/3, तो हमारा आंसर हो जाएगा C। ठीक है,
लास्ट वाला देखते हैं। द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3 विथ ईच एंट्री 0 और 1। अब ये देखो ये क्या हो, ये किस चीज़ की बात कर रहे हैं, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस। तो सिंपली इस क्वेश्चन को करने का एक बहुत ही इजी सा तरीका है, 0 एंड 1, तो या तो फिर वो 0 होगी या फिर वो एंट्री 1 होगी, ठीक है। ऐसे नहीं कि सारी 0 या फिर सारी 1, कोई भी एक एंट्री के लिए बोल रहे हैं कि वो एक एंट्री या तो 0 होगी या 1 होगी। तो सबसे पहले देखते हैं कि 0 एंड 1 एंट्री, वो भी 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स में। तो मान लो ये 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है और ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है। तो ये हो गई 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स। तो यहाँ पर देखो ये जो एंट्री है ये 2 चॉइसेस रखती है, या तो 0 या 1। वैसे ये एंट्री भी 2 चॉइसेस रखती है, 0 एंड 1। तो जितनी भी एंट्रीज हैं वो 2 चॉइसेस रखती हैं, 0 एंड 1। तो ये एंट्री अगर 2, ये भी 2, ये भी 2, तो टोटल कितनी एंट्रीज हैं, 9। कितनी एंट्रीज हैं, 9। 3 क्रॉस 3 9 ही तो होता है। तो एक जो एंट्री है उसके लिए 2 पॉसिबिलिटी हैं। एक एंट्री के लिए कितनी पॉसिबिलिटी है, 2। तो 2 की पावर 9, 2 की पावर 9 ये हो जाएंगी हमारी टोटल पॉसिबिलिटीज़। कितनी पॉसिबिलिटीज़, टोटल पॉसिबिलिटीज़ 2 की पावर 9। एक एंट्री के लिए 2 और टोटल कितनी है, 9, तो 2 की पावर 9। ये बेसिकली उस चैप्टर का कंसेप्ट है जो हमने 11th क्लास में पढ़ा था ना, परम्यूटेशन वाला, उसी का कंसेप्ट है ये, उससे बताना है इस क्वेश्चन को। तो जिसने 11th का चैप्टर पढ़ा है उसको बहुत इजीली समझ में आया होगा कि 2 की पावर 9 यहाँ पे क्यों आया है, ठीक है। तो अब हमारा ये जो 3.1 मैट्रिसेस के बेसिक्स और 3.1 है वो यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम देखेंगे ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। जैसे नंबर्स पर ऑपरेशंस होते हैं ना, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड, वैसे हम ऑपरेशंस पढ़ेंगे मैट्रिसेस पे। उनका एडिशन देखेंगे, सब्ट्रैक्शन देखेंगे, मल्टीप्लिकेशन और देखेंगे डिवाइड भी है या नहीं है। तो ठीक है, ये हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन।